पिछले कई व्याख्यानों में हम लोगों ने प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के कई पक्षों पर विचार किया और अब आज से हम लोग जो आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन है उसके कई पक्षों पर विचार करना प्रारंभ कर रहे हैं। और आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का प्रारंभ 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण काल से होता है। एक तरह से वो जो इंटेलेक्चुअल या जो कल्चरल रूट्स हैं आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन की, वे हमें पुनर्जागरण काल में तलाश करनी चाहिए। अब यहाँ पर पहला प्रश्न तो ये उठता है कि कौटिल्य या कामंदक के बाद, यानी ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी, मोटे तौर से ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के बाद हम 19वीं शताब्दी से भारतीय राजनीतिक चिंतन का प्रारंभ कर रहे हैं। यानी लगभग 2000 वर्ष का जो अंतराल है कौटिल्य या कामंदक के से और अब जो 19वीं शताब्दी में जो आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन उसके बीच में, उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए। वस्तुतः वो अंतराल हमें अपनी पाठ्य पुस्तकों में तो मिलता है, लेकिन अगर हम बौद्धिक जगत में देखें इन शताब्दियों के, तो भारतीय राजनीतिक चिंतन जो क्लासिकल इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, जो हमारा शास्त्रीय राजनीतिक चिंतन है, उसकी परंपरा निर्बाध रूप से चलती रही है। और ये अवश्य है कि जो व्यावहारिक राजनीति है उसमें एक बड़ा परिवर्तन आया 12वीं शताब्दी में। और वो परिवर्तन ये था कि जो अंतिम हिंदू राजा जिनको माना जाता है पृथ्वीराज चौहान, जिनकी 1192 में महमूद गोरी के हाथों पराजय हुई, और उस पराजय के बाद कुछ ही वर्षों बाद भारत में, जिसको इतिहास में सल्तनत काल कहते हैं, सल्तनत पीरियड कहते हैं, उसका प्रारंभ हो गया। और जब सल्तनत पीरियड समाप्त हुआ तो फिर बाबर के आगमन के साथ जो मुस्लिम शासन है उसका एक दूसरा दौर शुरू होता है, जिसको कि मुग़ल काल कहते हैं। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि 12वीं शताब्दी से और 19वीं शताब्दी के मध्य तक भारत में मुस्लिम शासन रहा। और जाहिर है कि जो मुस्लिम शासन था वो कोई भारतीय राजशास्त्र के सिद्धांतों से प्रेरित या उन पर तो संचालित होता नहीं था। उनकी अपनी राजनीतिक दृष्टि थी, उनके अपने राजनीतिक सिद्धांत थे, उनकी अपनी राजनीतिक प्राथमिकताएं थीं। तो उन्होंने उनके आधार पर भारत पे शासन किया। उसके बाद 19वीं शताब्दी में से पहले ही, यानी प्लासी की लड़ाई के बाद, यानी 1757 के बाद भारत में अंग्रेज़ी शासन की स्थापना मानी जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रारंभ हुआ। और बाद में 1858 की क्रांति के बाद, 1857 की क्रांति के बाद भारत के शासन को अंग्रेज़ सरकार यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया, जो कि 1947 तक चला। तो अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन अपनी राजनीतिक विचारधारा, अपनी राजनीतिक मान्यताओं, अपनी राजनीतिक संस्थाओं के आधार पर किया। इसलिए जो भारतीय राजनीतिक चिंतन की धारा थी, जो कि प्राचीन काल से प्रवाहित हो रही थी, वो आधिकारिक रूप से तो उसको कोई मान्यता नहीं मिली, ना सल्तनत काल में, ना मुग़ल काल में और ना ब्रिटिश काल में। लेकिन भारत के बहुत सारे राज्य थे
जिनको बाद में देसी रियासत कहा गया, प्रिंसली स्टेट्स कहा गया, उनके शासन तंत्र जो भारतीय राजशास्त्र के सिद्धांत हैं उनके ऊपर आधारित था, थोड़ा बहुत उनके आधार पर संचालित होता था। लेकिन भारतीय जो राजशास्त्र है उस दृष्टि को निरंतर विचारकों के द्वारा आगे बढ़ाया जाता रहा। वो प्रवाह कभी मंद नहीं पड़ा और अनेक ग्रंथों में 19वीं शताब्दी तक के जो भारतीय राजनीतिक विचारक थे, यानी भारतीय राजनीतिक विचारक जो हमारा प्राचीन राजशास्त्र है उसके सिद्धांतों पर जिन्होंने चिंतन किया, तो 19वीं शताब्दी तक ऐसे विचारकों की एक लंबी श्रृंखला है। इसलिए भारतीय राजनीतिक चिंतन की धारा तो प्रवाहित होती रही, लेकिन राजनीतिक जीवन में या राज्य और शासन की व्यवस्था से मुस्लिम शासन की स्थापना या ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद वो औपचारिक रूप से या आधिकारिक रूप से गायब हो गई और इन लोगों ने भारत पर शासन किया तो अपने विचारों और अपनी संस्थाओं के आधार पर किया। तो इसलिए ये जो हमें अंतराल दिखाई पड़ता है वो वस्तुतः अंतराल व्यावहारिक राजनीति की दृष्टि से तो है, महत्वपूर्ण भी है, लेकिन जहाँ तक भारतीय राजशास्त्र के सिद्धांतों का प्रश्न है तो वो निरंतर गतिमान रही है व्यवस्था। विचारक और दार्शनिक निरंतर उसी दृष्टि से विचार करते रहे। ये अलग बात है कि आज की जो शिक्षा प्रणाली है उसकी कुछ मान्यताओं के चलते हम उनके नाम नहीं जानते या उनका हम स्मरण नहीं करते, ये एक अलग प्रश्न है। अब कौटिल्य कामंदक के बाद लगभग 2000 वर्षों में भारत में भारतीय दृष्टि से राजनीतिक चिंतन हुआ और अनेक बहुमूल्य ग्रंथ लिखे गए और अनेक जो दार्शनिक थे, आचार्य थे, उन्होंने पूर्व में लिखे ग्रंथों पर भाष्य और टीकाएं लिखी। कुछ का मैं उल्लेख करूंगा। जैसे 12वीं शताब्दी में कल्हड़, जो कि कश्मीर के एक बहुत बड़े आचार्य थे, उन्होंने राजतरंगिणी लिखी। ये तो 12वीं शताब्दी का ग्रंथ है। लक्ष्मीधर ने कल्पतरु के नाम से ग्रंथ की रचना की। इसके बाद 15वीं शताब्दी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा गया भारतीय राजशास्त्र का, मदन रत्न, जिसके लेखक मदन सिंह देव थे, राजा मदन सिंह देव। 17वीं शताब्दी में 2-3 बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए जो शास्त्रीय परंपरा है चिंतन की उसके अनुसार। जैसे मित्र मिश्र ने वीर मित्रोदय नाम के ग्रंथ की रचना की, अनंत देव ने राजधर्म कौस्तुभ नामक ग्रंथ की रचना की, केशव पंडित ने दंड नीति के नाम से ग्रंथ की रचना की। तो ये 17वीं शताब्दी के प्रमुख आचार्य थे जिन्होंने भारतीय राजशास्त्र का विवेचन किया। और इसी तरह से अनेक भाष्यकार हुए इन 2000 वर्षों में, जिन्होंने पूर्व में प्रणीत ग्रंथों के ऊपर भाष्य और टीकाएं लिखी। उनमें विज्ञानेश्वर बहुत प्रमुख हैं, गोविंदराज, जिन्होंने मनुस्मृति में राजशास्त्र के बहुत सारे पक्षों का विवेचन है, तो गोविंदराज ने मनुस्मृति पर टीका की है। इसी तरह से कुल्लूक ने भी मनुस्मृति पर टीका की है, वो भी एक बहुत बड़े भाष्यकार हुए कुल्लूक।
सायण जो कि 14वीं शताब्दी के आचार्य थे, सायण के ही भाई थे माधवाचार्य, उन्होंने भी भाष्य लिखे इत्यादि। इस तरह से कहने का आशय ये है कि जो राजनीतिक चिंतन की शास्त्रीय परंपरा है, उस परंपरा में ग्रंथ लेखन और भाष्य और टीका का प्रणयन करना ये अबाध रूप से जारी रहा। मुस्लिम शासन के आने के बाद भी या अंग्रेज़ों के शासन के आने के बाद भी ये परंपरा अविच्छिन्न रूप से विद्यमान रही। तो भारत राजनीतिक रूप से तो पराधीन हो गया, राज्य और शासन तो हमारा नहीं रहा और बहुत लंबे समय तक हम उससे वंचित रहे, लेकिन जो हमारी अपनी राजनीतिक चिंतन की परंपरा थी वो निरंतर प्रभावित होती रही। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है भारत के राजनीतिक चिंतन के इतिहास का। अब 19वीं शताब्दी का जो संसार है वो बिल्कुल भिन्न प्रकार का संसार है। एक ऐसा भारत है जो कि पराधीन है, अंग्रेज़ों का शासन स्थापित हो चुका है। ख़ासतौर से 19वीं शताब्दी का जो उत्तरार्ध, जिसके लिए पुनर्जागरण शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि वो पुनर्जागरण का काल था। तो 19वीं शताब्दी का जो भारत है वो एक, जिसको कहते हैं, विरोधाभासों का भारत है। बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस आपको इस भारत में दिखाई पड़ते हैं। उसमें जो हमारे प्राचीन संस्कृति है वो भी प्रवाहित हो रही है, लेकिन पाश्चात्य विचार भी बड़ी तेज़ी से प्रवेश कर रहे हैं और वे विद्वानों को भी और सामान्य लोगों को भी प्रभावित कर रहे हैं। इस दौर में, पुनर्जागरण के दौर में, हम देखते हैं कि भारतवासियों में की आर्थिक स्थिति विपन्नता की है, लेकिन उनकी समाज व्यवस्था, उनकी धर्म संस्कृति अभी भी काफ़ी सशक्त रूप से चल रही है। इस दौर में हम देखते हैं कि बहुत सारे पाश्चात्य विद्वान हमारे शास्त्रों का या हमारे राजशास्त्र के ग्रंथों का पुनर्प्रतिपादन, उसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं और उस इंटरप्रिटेशन के द्वारा वे भारतीय राजनीति की या भारतीय राज व्यवस्था का एक बहुत ही भ्रामक चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसा कि मैक्स मुलर ने किया और भी कई लोगों ने किया। लेकिन इसी दौर में कुछ ऐसे समर्पित आचार्य हैं जो कि इस पाश्चात्य प्रवाह से भारत की रक्षा करने का कार्य भी कर रहे हैं। इस पुनर्जागरण काल में हमको भारतीय समाज की जो व्यवस्था थी अंग्रेज़ों के आने के बाद, जो एक हताशा का भाव पैदा हुआ, जो निराशा का भाव पैदा हुआ, पराजय का जो भाव पैदा हुआ, वो भी दिखाई पड़ता है। लेकिन साथ साथ बंकिम, तिलक, अरविंदो जैसे महान महापुरुषों की वाणी में भविष्य के प्रति आशान्वित होने का भी संदेश है। तो इसलिए 19वीं शताब्दी का जो पुनर्जागरण काल है वो एक द्वंद्व का, विरोधाभासों का काल है। भारत जो है वो एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, लेकिन वो बहुत ही सशंकित भी है और बहुत ही उत्साहित भी है। और जिन लोगों के हाथ में भारत की बागडोर है वे सब विजातीय हैं
और हम विजातियों के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में एक प्राचीन राष्ट्र अपनी आगे की यात्रा तय कर रहा है। तो शायद ये किसी भी राष्ट्र के इतिहास में शायद ही इस प्रकार की स्थिति घटित हुई हो जो कि 19वीं शताब्दी के भारत में हमें दिखाई पड़ती है। इसलिए पुनर्जागरण काल की व्याख्या करना, उसके विषय में निष्कर्ष निकालना बहुत ही जटिल कार्य है। वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स पीरियड है इंडियन हिस्ट्री का, भारत के इतिहास का बहुत ही जटिल काल है, और इसलिए उसके विषय में कोई सीधे सीधे निष्कर्ष हम नहीं निकाल सकते। बहुत सारे प्रवाह, बहुत सारी धाराएं, बहुत सारी अंतर्धाराएं आपको 19वीं शताब्दी में प्रवाहित होती हुई दिखाई पड़ती हैं, और समझ में नहीं आता कि अंततः इन धाराओं का कोई गंतव्य भी है कि नहीं है, या कोई गंतव्य जो है वो श्रेष्ठ गंतव्य है, इसका भी कोई अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। अब इस पुनर्जागरण काल में, ऐसे जटिल दौर में आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का प्रारंभ होता है। इस पृष्ठभूमि में यानी एक बहुत ही हाइब्रिड एटमॉस्फेयर है। एक वातावरण में वैचारिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक संकरता दिखाई पड़ रही है, और इस परिवेश में भारत का राजनीतिक चिंतन जन्म लेने के लिए आतुर है, जन्म लेने का प्रयास कर रहा है। अब परिवेश का प्रभाव तो शिशु पर होता ही है। अब इस परिवेश के प्रभाव से किस प्रकार के शिशुओं ने जन्म लिया और उन्होंने फिर राष्ट्र को किस प्रकार का नेतृत्व दिया या किस प्रकार की दिशा में ले गए, अब ये तो आज तक प्रश्न ऐसा है कि जिसका उत्तर दे पाना बहुत कठिन काम है। लेकिन ऐसा हुआ 19वीं शताब्दी में। दूसरी बात ये है, जैसे कि यूरोप के पुनर्जागरण से भारतीय पुनर्जागरण की तुलना की जाती है। अरविंदो घोष ने कहा भी है कि जो यूरोप में 15वीं शताब्दी में घटित हुआ, भारत में वही 19वीं शताब्दी में घटित हुआ। तो एक प्रकार से जो यूरोप का जो पुनर्जागरण है, उसी का एशियाई संस्करण भारत में दिखाई पड़ता है 19वीं शताब्दी में। तो ऐसा अरविंदो घोष ने विचार प्रकट किया है। लेकिन यूरोप के सामने कोई दुविधा नहीं थी। यूरोप ने पुनर्जागरण काल में अपने को पूरी तरह से अपने इतिहास, अपनी परंपरा से मुक्त करने का संकल्प कर लिया, और वो एक नई दिशा में प्रस्थान करता है पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे असर्टिवनेस के साथ। और वो नई दिशा है आज जिसे हम कहते हैं आधुनिकता, मॉडर्निटी। तो उनके सामने तो बहुत स्पष्ट था कि हमें मध्ययुगीन प्रभावों से, ईसाई प्रभावों से अपने को पूरी तरह से मुक्त कर लेना है और एक मॉडर्न सेक्युलर सिविलाइजेशन का निर्माण करना है। लेकिन भारत में जो पुनर्जागरण काल के शलाका पुरुष थे, नेतृत्वकर्ता थे, वे इतने स्पष्ट नहीं थे। वे सब द्वंद्व और दुविधा से ग्रस्त लोग थे कि अपनी तरफ वापस जाएं या आगे की ओर प्रस्थान करें। यानी उनके सामने ये बड़ी दुविधा थी। या दोनों का अगर सामंजस्य कर सकते हैं, अपनी संस्कृति का और नए विचारों का अगर सामंजस्य कर सकते हैं, तो फिर कोई इस दिशा में जाएं। ये दुविधा, ये द्वंद्व हमें भारतीय पुनर्जागरण के जो नायक थे
उन सब में कम या ज़्यादा दिखाई पड़ता है। बहुत थोड़े से लोग थे जिनमें बहुत ही क्लैरिटी थी विज़न की, कि जो ये देख सकें कि नहीं नहीं ये दिशा हमारे लिए एकमात्र दिशा है। बाकी लोग सब दुविधाग्रस्त हैं, द्वंद्वग्रस्त हैं कि भारत की दिशा क्या होनी चाहिए। दिग्भ्रमित हैं, दिशा को लेकर भ्रमित हैं। गतिमान तो हैं, चल तो रहे हैं, लेकिन दिशा को लेकर भ्रमित हैं। या कई तरह के लोग हैं जो कि अलग अलग दिशाएं उनको दिखा रहे हैं और इसलिए उनकी दुविधा है, उनके सामने द्वंद्व है कि उन्हें कौन सी दिशा अंततः पकड़नी है। और ये द्वंद्व, ये दुविधा भारत में आज तक भारत का इसने पीछा नहीं छोड़ा। ये न केवल पुनर्जागरण काल में विद्यमान थी, या हम कह सकते हैं पुनर्जागरण काल से प्रारंभ हुई ये मानसिक अवस्था आज तक हमारे साथ जुड़ी हुई। तो इसलिए यूरोपीय पुनर्जागरण से एक सुपरफिशियल रिजेम्बलेंस तो कर सकते हैं, एक बाह्य, एक कृत्रिम समानता तो दिखाई पड़ती है, लेकिन आत्यंतिक रूप से दोनों में भेद है। जो यूरोप के पुनर्जागरण का स्वरूप है और जो भारतीय पुनर्जागरण का स्वरूप है, उसमें एक बहुत ही फंडामेंटल डिफरेंस है। अब दूसरी बात यह है कि जैसे यूरोप में पुनर्जागरण का केंद्र फ्लोरेंस था, जो कि वहाँ का एक बड़ा नगर राज्य था, प्रसिद्ध नगर राज्य था 15वीं शताब्दी में, इटली का। रेनेसां जो है वो वहीं से शुरू हुआ था। बाद में पूरे यूरोप में पुनर्जागरण काल की प्रवृत्तियों का प्रसार प्रचार हो गया। इसी तरह से भारत में पुनर्जागरण का केंद्र बंगाल था और अधिक प्रिसाइजली कहें तो कलकत्ता था। वहाँ से पुनर्जागरण काल का प्रारंभ माना जा सकता है और क्रमिक रूप से कालांतर में ये दृष्टि और क्षेत्रों में भी व्याप्त होने लगी। पुनर्जागरण काल की जो दृष्टि थी, उसकी जो मान्यताएं थीं, वो महाराष्ट्र में भी उसका प्रभाव काफ़ी तेज़ी से बढ़ा, पंजाब में भी उसका प्रभाव तेज़ी से बढ़ा, दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में भी वो पुनर्जागरण काल की प्रवृत्तियां हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं। तो इसलिए जो चीज़ बंगाल से प्रारंभ हुई वो बहुत जल्दी पूरे देश में व्याप्त हो गई। दूसरी बात यह है कि इस पुनर्जागरण काल में, जैसा कि मैंने बताया कि ये पुनर्जागरण काल पूर्व और पश्चिम का एक मिश्रण था, एक प्रकार का, या ज़्यादा सही कहें तो पूर्व और पश्चिम का एक घालमेल बना के प्रस्तुत किया जा रहा था। तो ये जो पुनर्जागरण इस प्रकार की, यानी पुनर्जागरण एक दृष्टि का नाम है, एक सोच का नाम है, एक ऐसी सोच जो कि हमारा जो मालिक था, हमारा जो मास्टर था इंग्लैंड या जो यूरोप, वहाँ से आई। और वो सोच धीरे धीरे जो हमारी भारतीय दृष्टि थी उसको डिस्प्लेस करने लगी या रिप्लेस करने लगी या प्रभावित करने लगी। इसको पुनर्जागरण काल कहते हैं, इसको पुनर्जागरण कहते हैं। ये रीअवेकनिंग है कि हम, यानी इसमें ये कोई बहुत अच्छा शब्द नहीं रहेगा अगर आप इसके ऊपर ठीक से विचार करें। इम्प्लिसिटली ये टर्म थोड़ा सा ऑफेंडिंग है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि हम सो गए थे और जब जागे, फिर से जागे, जब हमारी रीअवेकनिंग हुई तो हमें एक नए तरह का मनुष्य बनना था। यूरोप में भी यही हुआ, यानी जो हमारी रूट्स थीं उनकी ओर वापस नहीं लौटना था, बल्कि हमको अपनी रूट्स से थोड़ा दूर जाके फिर कुछ नए सिरे से अपने को गढ़ना था। एक अपनी नई पहचान बनानी थी या को अपनी नई दिशा तलाश करनी थी।
ये पुनर्जागरण हुआ। तो इसलिए पुनर्जागरण, रेनेसां इज नॉट ए रिटर्न टू आवर रूट्स, इट इज़ रादर ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम आवर रूट्स, कि अपनी जो रूट्स हैं उनसे भटकना है। ये ऐसे लोग हुए पुनर्जागरण काल में जिन्होंने सदैव स्मरण दिलाया कि आपको कहाँ जाना है, आपको अपनी जड़ों में वापस जाना है, अपने मूल में वापस जाना है। महात्मा गांधी उनमें से एक थे। आपको इस चकाचौंध, जो पश्चिम का जो चकाचौंध करने वाली सभ्यता नहीं आई है, उनकी जो विचार दृष्टि है या उनकी जो जीवन दृष्टि है, उसकी चकाचौंध में आपको नहीं पड़ना है। तो कुछ लोग ऐसे थे, लेकिन जो मुख्य धारा थी पुनर्जागरण काल की, वो आपको एक नई पहचान देना चाहती थी, वो एक आपको नई आइडेंटिटी देना चाहती थी। एक नए प्रकार का भारत, एक नए प्रकार का भारतीय वो गढ़ना चाहती थी। तो इसलिए पुनर्जागरण काल जो है वो एक तरह से रीडिफाइनिंग है, एक पुनर्परिभाषित करने की व्यवस्था थी, भारत को पुनर्परिभाषित करना। और वो किस अर्थ में पुनर्परिभाषित करना? जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, इसके जो फंडामेंटल्स हैं, इसकी जो मूलभूत मान्यताएं हैं, इसकी जो सोच है, इसकी जो जीवन शैली है, उसके अनुसार भारत को गढ़ना है। ये पुनर्जागरण काल में एक प्रबल धारा ये थी। बाकी साइड स्ट्रीम्स थी, लेकिन जो मेन स्ट्रीम थी पुनर्जागरण काल की वो यही थी। और जो पुनर्जागरण काल के जो बड़े बड़े विचारक हुए, विद्वान हुए, ज़्यादातर में हमको यही दृष्टि दिखाई पड़ती है। तो इसलिए एक तो ये, तो बंगाल उसका केंद्र था, एपिसेंटर था रेनेसां का, बंगाल में भी कलकत्ता, क्योंकि अंग्रेज़ी शासन की वो राजधानी थी, पहली राजधानी। वहीं पर अंग्रेज़ी शिक्षा प्रणाली शुरू हुई, अंग्रेज़ी भाषा का पठन पाठन शुरू हुआ। वहीं पर कुछ समाचार पत्र, जो प्रेस जिसको कहते हैं, वो आई। वहीं पर वहाँ की न्यायिक व्यवस्था, जो ब्रिटिश मॉडल है जुडिशरी का, वो आया। तो धीरे धीरे बंगाल के ऊपर इस पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली का या उनकी जीवन प्रणाली का बहुत गहरा प्रभाव पड़ने लगा। और उसके बाद तो अंग्रेज़ी भाषा और अंग्रेज़ी शिक्षा, शासन तो उन्होंने पूरे देश पर अपना स्थापित कर ही लिया 1857 की क्रांति के बाद। राजनीतिक प्रशासनिक नियंत्रण तो उनका पूरे भारत पर हो ही गया। लेकिन अब शिक्षा के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से, विश्वविद्यालयों के माध्यम से भारत के मस्तिष्क को, भारत की आत्मा को एक नए सांचे में ढालने का काम अब प्रारंभ हुआ। तो इसलिए शिक्षा, और उससे एक नया मध्यम वर्ग पैदा हुआ, एक न्यू मिडिल क्लास पैदा हुआ, जो कि अंग्रेज़ी जानता था, अंग्रेज़ी शिक्षा पद्धति से शिक्षित था, जो अंग्रेज़ी तौर तरीक़ों से चाहे कपड़ा पहनना हो, चाहे जीवन शैली के और पक्ष हों, उनसे बहुत प्रभावित था, उसके अनुसार अपने को ढालना चाहता था। तो इस न्यू मिडिल क्लास ने की एक महत्वपूर्ण भूमिका होने लगी, और धीरे धीरे ये न्यू मिडिल क्लास पूरे भारत में व्याप्त हो गया, जो कि नेहरू जी के शब्दों में पूर्व और पश्चिम का एक अजीब घालमेल था, ए क्वेयर मिक्सचर ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट। तो इस तरह से ये जो पुनर्जागरण काल हुआ, और ये जो पुनर्जागरण काल की जो दृष्टि थी, जो सोच थी,
उसने जीवन के सभी पक्षों के ऊपर अंततः गहरा प्रभाव डाला। धर्म के ऊपर भी, हिंदू धर्म और इस्लाम या जो दूसरे धर्म भारत में प्रचलन में थे, सबके ऊपर गहरा प्रभाव डाला। दर्शन पर गहरा प्रभाव डाला, कलाओं के ऊपर गहरा प्रभाव डाला, समाज रचना के सिद्धांतों को बदला। भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आने शुरू हो गए, जो हैवी इंडस्ट्री धीरे धीरे आनी शुरू हो गई। कृषि के क्षेत्र में बड़े परिवर्तन किए जाने लगे। भूमि के संबंध में लैंड एक्विजिशन या लैंड पोजीशन के क्षेत्र में जो ब्रिटिश वायसरायज थे, उन्होंने कई प्रकार के नए नए कानून बनाए। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी बड़े बड़े परिवर्तन आए। राजनीति के क्षेत्र में, राजनीति और प्रशासन तो उन्हीं के हाथ में था, तो वो तो उसको पूरी तरह से अपने अनुसार ढाल ही रहे थे। तो इसलिए पुनर्जागरण काल की प्रवृत्तियों का भारतीय विचार और भारतीय व्यवहार के हर क्षेत्र पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। लेकिन अगर हम मोटे तौर से देखें तो ये पुनर्जागरण काल दो धाराओं में प्रकट हुआ। एक तो पुनर्जागरण काल में धर्म सुधार और समाज सुधार आंदोलन बहुत सारे उत्पन्न हुए, विशेष तौर से हिंदू धर्म के संदर्भ में, यद्यपि इस्लाम के संदर्भ में भी हुए। यानी अब हिंदू धर्म या दूसरे धर्मों को जो पश्चिमी बुद्धिवादी सभ्यता, नई जो बुद्धिवादी सभ्यता पश्चिम की थी, आधुनिक बुद्धिवादी सभ्यता, जो मॉडर्न सेक्युलर रेशनल सिविलाइजेशन ऑफ द वेस्ट, उसके कॉन्टेक्स्ट में अब धर्म की व्याख्या प्रारंभ हुई। यानी जो भारतीय धर्म दर्शन है, जो कि हमारा प्राण तत्व रहा है हमेशा से, उसका रीइंटरप्रिटेशन शुरू हुआ। किस कसौटी पर, किस आधार पर? जो पश्चिम से बुद्धिवादी सिद्धांत आ रहे थे या जो सेक्युलर या रेशनल प्रिंसिपल्स आ रहे थे, उनके आधार पर। और फिर बताया गया कि भाई हिंदू धर्म में ये सब कमियां हैं, ये सब दोष हैं और इसको बदलने की ज़रूरत है। इसी तरह से समाज का भी रीइंटरप्रिटेशन शुरू हुआ, क्योंकि हिंदुओं में धर्म और समाज का, या भारत के सभी धर्मों में धर्म और समाज का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। तो इसलिए तमाम धार्मिक सामाजिक सुधार के आंदोलन पुनर्जागरण काल में जन्म लेते हैं। बंगाल से शुरू हुए, महाराष्ट्र में, पंजाब में और फिर देश के दूसरे भागों में ऐसे, और हिंदू समाज के ऊपर ख़ास तौर से केंद्रित किया गया कि भाई आपके यहाँ जाति व्यवस्था है, ये इरेशनल सिस्टम है। आपके यहाँ चाइल्ड मैरिज है, बाल विवाह है, ये भी इरेशनल सिस्टम है। आपके यहाँ बहु विवाह है, पॉलीगैमी है, ये भी ठीक नहीं है। आपके यहाँ परिवार की जो व्यवस्थाएं हैं, महिलाओं की जो स्थिति है, वो भी ठीक नहीं है। तो इस तरह से, और इसे यही सब बातें इस्लाम के संदर्भ में भी कही गई। तो इसलिए भारत में धर्म और समाज के क्षेत्र में सुधार की बहुत आवश्यकता है, ऐसा प्रतिपादन 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण काल के जो नायक थे, ज़्यादातर, सबने तो नहीं ऐसा कहा, लेकिन ज़्यादातर नायकों ने ऐसा कहा। और उनमें कई नाम हैं जो कि सुपरिचित हैं, प्रसिद्ध हैं, जैसे कि राम मोहन राय बंगाल में, जिनको आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सब बंगाल में लोग थे। महाराष्ट्र में
एम.जी. रानाडे, जो कि बहुत बड़े विधि शास्त्री थे, मुंबई हाई कोर्ट के जज थे, ज्योतिबा फुले, उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले, और इधर दिल्ली पंजाब वाले क्षेत्र में दयानंद सरस्वती, जो कि आर्य समाज के संस्थापक थे और हिंदू धर्म में सुधार के प्रबल पक्षधर थे। और बहुत सारे आंदोलन शुरू हुए सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स के, और कई आंदोलन बहुत सुपरिचित हैं, जैसे कि ब्रह्म समाज का गठन हुआ बंगाल में, प्रार्थना समाज बना, इधर महाराष्ट्र में सत्यशोधक मंडल बना समाज सुधार की दृष्टि से। फिर इस्लाम के अंतर्गत अलीगढ़ मूवमेंट सर सैयद अहमद खां का के द्वारा जो प्रारंभ किया गया, वो भी सुधार आंदोलन था इस्लाम में। तो ये सब प्रयास पुनर्जागरण काल में धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए किए गए, प्रारंभ किए गए। तो एक पक्ष तो ये था पुनर्जागरण का कि धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में, और इसमें वो कहते थे कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे साथ सहयोग करे तो हम अपने अपने समाजों को ठीक कर देंगे, सुधार देंगे। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे कानून भी बनाए, लेजिस्लेशन भी हुआ, सोशल जो भी ईविल्स थी उनको इरेडिकेट करने में, उनको दूर करने में कई कानून भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाए। और इसका जो दूसरा पक्ष था वो था राजनीतिक पक्ष। पुनर्जागरण काल में जो एक प्रकार से राष्ट्रवाद का जो पक्ष था वो भी धीरे धीरे उभरने लगा था, नेशनलिज्म। और भारत में अंग्रेज़ों को आए लगभग 100-125 साल हो चुके थे, और ये बात भारतीय मिडिल क्लास जो, क्योंकि आम जनता तो कोई बहुत सक्रिय नहीं थी उस दौर में, हो भी नहीं सकती थी, लेकिन जो पढ़े लिखे मध्यम वर्गीय लोग थे जिनके हाथ में धीरे धीरे नेतृत्व आ रहा था, उनका ये कहना था कि भारत में जो ब्रिटिश प्रशासन है उसमें हिंदुस्तानियों का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो उन्होंने रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा उठाया कि भाई ठीक है, आप आ गए हैं, हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, लेकिन कम से कम थोड़ा बहुत हमें रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए विभिन्न स्तरों पर। और इसके लिए वो सरकार से प्रार्थनाएं करते रहते थे, सरकार से अनुरोध करते रहते थे। सरकार आमतौर से तो सुनती नहीं थी, लेकिन इस प्रकार, तो इस तरह से एक भावना पैदा हुई कि भाई ये एक देश हमारा है और इस देश की प्रशासन की व्यवस्था में कुछ तो हमारा हिस्सेदारी होनी चाहिए। ठीक है, अंग्रेज़ों का शासन है, लेकिन कुछ तो कहीं तो कुछ हम अपनी समस्याओं को, अपने विचारों को प्रकट कर सकें, कहीं हम उनकी असेंबली में या काउंसिल में बैठ सकें, कुछ एक लोग हमारे अपनी बात कह सकें। हमारी भी तो सुनिए कि आप सब निर्णय अपने ही स्तर पर कर लेंगे। तो ये भावना जो पैदा हो रही थी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, उस भावना का सबसे सशक्त जो मंच था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जो कि 1885 में हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सरकार के ऊपर प्रेशर डालने के लिए की गई थी, खासतौर से देश के प्रशासन में, देश की राजनीति में, या जो और भी जीवन के क्षेत्र हैं जहां हिंदुस्तानियों को काफ़ी कष्ट हैं या उनकी काफ़ी समस्याएं हैं, उन सबको एक तरह से सरकार के सामने प्रस्तुत करने के लिए और सरकार के ऊपर कुछ नैतिक दबाव डालने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। तो ये और भी बहुत सारे संगठन छोटे मोटे बने थे, लेकिन जो सबसे सशक्त संगठन बना और जिसने प्रभावी भूमिका भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में निभाई, स्वतंत्रता आंदोलन में, तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। तो ये प्रयास हो रहा था राजनीतिक स्तर पर।
उससे जुड़े हुए जो लोग थे, जैसे कि दादा भाई नौरोजी थे या सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे, फिरोज शाह मेहता, ये सब जो शुरुआती दौर के कांग्रेसमैन थे, जो कि खुद अपने आप में बहुत महान लोग थे, तो वो पूरी गोपाल कृष्ण गोखले थे, जिन्होंने कि पूरी निष्ठा के साथ भारतीयों के पक्ष को प्रस्तुत करने का प्रयास किया और कुछ अपनी मांगें रखीं ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। और इस तरह से भारत में जिसको हम राजनीतिक जीवन कहते हैं, उस राजनीतिक जीवन का प्रारंभ इस तरह से होता हमें दिखाई पड़ता है। बाद में वो और प्रबल हुआ। फिर एक और बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो रहा था, जिसका राजनीतिक दृष्टि से बड़ा महत्व है, लेकिन जिसका समाज पे भी प्रभाव पड़ रहा था। वो ये था कि भारत में समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, प्रेस का आगमन, और कई प्रमुख समाचार पत्र पत्रिकाएं निकलनी प्रारंभ हुई, जिनमें सरकार से जनता का पक्ष रखा जाता था या कभी कभी सरकार की हल्की फुल्की आलोचना भी होती थी, लेकिन साथ साथ समाज शिक्षण का काम भी होता था। कई बड़े प्रसिद्ध समाचार पत्र थे, जैसे कि बंगाल में अमृत बाजार पत्रिका, महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक के द्वारा निकाला गया मराठा और केसरी, जिसका बहुत प्रभाव था जनमानस पे। दक्षिण भारत में हिंदू नाम का समाचार पत्र, जो कि आज तक चल रहा है, उसका भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था। ट्रिब्यून पंजाब में, उत्तर पश्चिम भारत में ट्रिब्यून नाम का समाचार पत्र, जिसका बड़ा गहरा प्रभाव था। तो ये और भी बहुत सारे काफ़ी समाचार पत्र पत्रिकाएं निकलनी प्रारंभ हुई, और उन्होंने भारतवासियों की पॉलिटिकल और सोशल एजुकेशन का काम भी किया, और सरकार के ऊपर कुछ रिस्ट्रेंट्स, कुछ बंधन लगाने का काम भी किया। क्योंकि कई बार इन समाचार पत्रों में सरकार की जिस तरह की आलोचनाएं छपती थीं, उससे उस समय के वायसराय या उस समय के दूसरे जो प्रशासक होते थे, वो बहुत तिलमिला जाते थे, कई बार सेंसरशिप का प्रयोग करते थे। जैसे कि महाराष्ट्र में जब प्लेग फैला, तो मराठा और केसरी ने जिस तरह से खुल के सरकार की कटु आलोचना की, तो वो एक इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है भारतीय पत्रकारिता का। फिर इसी पुनर्जागरण काल में एक तीसरा काम हुआ कि भारत का अध्ययन करने की, भारत को समझने की चेष्टा शुरू हुई पश्चिमी विद्वानों के द्वारा। और जो भारत के भी विद्वान थे, उन्होंने भी भारत के प्राचीन चिंतन और दर्शन को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। ज़्यादातर पाश्चात्य विद्वान तो केवल एक कोरी उत्सुकता के कारण अध्ययन करते थे, कई का तो उद्देश्य ही बहुत विकृत था कि वो भारत को और भारतीय संस्कृति को इन्फीरियर दिखाना चाहते थे अपने शोध के द्वारा, अपने अध्ययन के द्वारा, जिसमें एक सबसे बड़ा नाम तो मैक्स मूलर का ही है, जिसको हम बहुत बड़ा भारत का हितैषी मानते हैं। तो इसलिए भारत के प्राचीन ग्रंथों का, शास्त्रों का, विशेष तौर से संस्कृत भाषा में लिखे गए ग्रंथों का अध्ययन, उनका अनुवाद, उनका पठन पाठन पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा प्रारंभ किया गया। उन्होंने अपने तरीके से निष्कर्ष निकाले। ज़्यादातर निष्कर्ष भारत के संदर्भ में जो निकाले गए, वे सब भ्रामक ही थे, क्योंकि भारत जैसे प्राचीन राष्ट्र को समझने के लिए जिस प्रकार की अंतर्दृष्टि अपेक्षित है, वो अंतर्दृष्टि कोई सहज तो नहीं होती। तो मैक्स मूलर था, या मानियर विलियम्स था, या जॉन म्योर था, ये सब पश्चिमी विद्वान थे जिन्होंने कि भारत के संस्कृत ग्रंथों
का अध्ययन किया। पहले तो संस्कृत भाषा सीखी और उसके बाद उनका अध्ययन, विश्लेषण, विवेचन किया, अपने तरीके से उनका इंटरप्रिटेशन किया। फिर R.G. भंडारकर जैसे या देवेंद्रनाथ टैगोर जैसे भारत के अपने आचार्य लोग थे, जिन्होंने कि भारत को इस नए युग में पुनर्जीवित करने का कार्य किया अपने ग्रंथों के माध्यम से, कि हमारा जो धर्म संस्कृति है उसका स्वरूप है क्या, वास्तव में उसका स्वरूप क्या है। उसको जो लोग डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे आक्षेप हो रहे थे ना, पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव में भारत के धर्म और संस्कृति पर बहुत सारे आक्रमण और आक्षेप हो रहे थे। तो ऐसे लोग भी हुए, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये सब उस समय के बड़े बड़े कवि थे, साहित्यकार थे, इतिहासकार थे, जिन्होंने इस दौर में भारत के सम्यक स्वरूप को प्रस्तुत करने का प्रयास अपने शोध और अपने लेखन से किया। तो एक तरह से कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन एक और तरीके से भी समाज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था कि जो नए आविष्कार भारत में प्रवेश कर रहे थे पश्चिम से, जैसे कि रेलवे, टेलीग्राफ, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, प्रेस, कृषि के क्षेत्र में जो नए नए विचार और नए नए प्रयोग आ रहे थे, इंडस्ट्री या हैवी इंडस्ट्री जो भारत में आ रही थी, इन सब ने भी भारत के समाज को और भारत के धर्म को परिवर्तित करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्योंकि ये जो इन चीज़ों का जो इंट्रोडक्शन हिंदुस्तान में हुआ अंग्रेज़ी शासन के दौरान, तो उसने भारतीय समाज के स्वरूप को बहुत बदल दिया, और वो भी पुनर्जागरण काल में घटित हुआ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सब पुनर्जागरण काल की प्रवृत्तियां थीं, उसका स्वरूप है। और इस पृष्ठभूमि में हमें आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का उदय दिखाई पड़ता है। और आधुनिक भारत, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का उस शास्त्रीय राजनीतिक चिंतन से कोई बहुत लेना देना नहीं है। वो उस दिशा में विकसित नहीं हुआ, वो उन धारणाओं और मान्यताओं पर विकसित नहीं हुआ। उसके जो अपने प्रिसपोजिशंस हैं वो बिल्कुल दूसरे तरह के हैं, जो कि पश्चिमी प्रभाव से हमारे देश में आए। आप ये कह सकते हैं कि जो आधुनिक, कुछ अपवादों को छोड़कर जो आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन है, उसके जो प्रिसपोजिशंस हैं वो इस मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन की जो आइडियाज़ या आइडियोलॉजीज़ रही हैं, उनके प्रभाव से पैदा हुए, और उन्होंने एक तरह से भारत में पश्चिमी प्रभाव को मजबूत करने का काम किया। तो इसलिए जो मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट है वो किसी कॉन्टिन्यूटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है कि वो एक कॉन्टिन्यूटी है, एक विचार की एक सतत श्रृंखला विद्यमान है, बल्कि मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट एक ब्रेक को रिप्रेजेंट करता है, कॉन्टिन्यूटी को नहीं। एक टूटन कि जो हमारी अपनी विरासत है उससे हम भटक गए, उससे हम विचलित हो गए और किसी दूसरी विरासत को अपनाने की चेष्टा कर रहे हैं। तो इस सब पृष्ठभूमि में हमें आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के कुछ पक्षों का अध्ययन करना है, जिसको कि आगे हम लोग करेंगे। आज हम लोग यहीं तक विचार करेंगे।